आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। 1 साल 8 महीने और 5 दिन बाद 9 मई के सबसे बड़े मुकदमे GHQ हमला केस का आज से रोजाना की बुनियाद पर बाकायदा ट्रायल शुरू हो चुका है। अडियाला जेल में जज अमजद अली शाह ने समाअत की। साबिक वजीर आजम इमरान खान की मौजूदगी में इस्तगासा के 4 चशमदीदा गवाहान ने अपने बयान रिकॉर्ड करवाए और शवाहिद भी पेश किए। इस्तगासा के गवाहान में रावलपिंडी पुलिस के ASI साकिब, कांस्टेबल शकील सजाद और यासिर शामिल थे। गवाहान ने मुल्जिमान से बरामद एंटी राइट फोर्स से छीना गया हेलमेट, पेट्रोल बम, शोधा के मुजस्मों के बरामद टुकड़े और मोबाइल फोन पेश किए। अडियाला जेल में दौरान समाअत मुल्जिमान से बरामद किए गए डंडे, झंडे, PTI की टोपियां, तारें, माचिसें और मुल्जिमान से बरामद मोबाइल फोन पेश किए गए। गवाहान ने शहादत रिकॉर्ड करवाने के दौरान कमरा अदालत में मौजूद राजा बिशारत समेत कई मुल्जिमान की निशानदेही की। अदालत के सामने सबसे पहले पेश किए जाने वाले चशमदीदा गवाह ने बयान में कहा कि राजा बिशारत ने GHQ के बाहर एहतजाज की क़यादत की। राजा बिशारत मुजाहिरीन को उकसाते रहे कि इमरान खान की गिरफ्तारी का बदला फौज से लेना है। दौरान समाअत 3 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड होने तक इमरान खान कमरा अदालत में खामोश मौजूद रहे। आइंदा समाअत पर अदालत ने इस्तगासा के 5 मजीद गवाह तलब कर लिए हैं और समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। नाज़रीन, 9 में GHQ हमला केस का मुकदमा थाना आरे बाजार में दर्ज किया गया। मुकदमे में इमरान खान समेत 143 मुल्जिमान नामजद हुए। 9 मई के कमोबेश 20 माह बाद साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शिबली फराज, शरियार अफरीदी, कवल शौजब समेत 118 मुल्जिमान पर फर्दे जुर्म आयद की गई। अदालत ने 23 मुल्जिमान को GHQ हमला केस में इश्तिहारी भी करार दिया और इन मुल्जिमान में शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद भी शामिल हैं। GHQ हमला केस में होने वाली गुज़िश्ता समातों में अदालत की जानिब से तवील चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई और तमाम मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। आज अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान के वकील फैसल चौधरी का कहना था कि यह कतई तौर पर फेयर ट्रायल के जुमरे में नहीं आता। 9 मई के मुल्जिमान से बरामद एक मोबाइल फोन आज फुली चार्ज्ड हालत में अदालत में पेश कर दिया गया और इस केस में कोई भी गैर सरकारी गवाह नहीं। जबकि फवाद चौधरी का यह कहना था कि जज किसी को सुनते ही नहीं, सब पर मुश्तरका फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुझे यही नहीं पता कि जुर्म क्या है। ये केस अजीबोगरीब ही चल रहा है जिसका ना सारे ना पैर है। अभी तक जज साहब ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दी। वहाँ पे किसी को कुछ पता नहीं है क्या हो रहा है। आज वहाँ पे तो पुलिस वाले वहाँ पे गवाह आ गए हैं, कोई पता नहीं, एक हड़बोंग है जिसमें हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही है क्या ट्रायल हो रहा है। मैं पहले भी एंटी टेररिज्म जज के मलिक शहजाद साहब को मैंने एप्लीकेशन दी है कि इसका CCTV फुटेज देखें कि ये प्रोसीडिंग्स कैसे चल रही है। मेरा ख्याल है कि पहले फैसले हुए हैं। जज साहब तो किसी को सुन ही नहीं रहे ना। 118 लोगों के ऊपर ज्वाइंट जो है वो चार्ज फ्रेम कर दिया। मुझे पता ही नहीं है कि हम लोगों का जुर्म क्या है, बस सबके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गया। 9 मई का एक टेलीफोन फुली चार्ज हालत में सील बंद लिफाफे में वो एज एविडेंस पेश किया गया। मैं हैरान हूँ, ऐसी कंपनी, ऐसी बैटरी जो कि तकरीबन 2 साल होने को हैं, वो अभी भी चल रही है। जो एविडेंस है वो पुलिस वालों के वो बयानात हैं, इसमें कोई भी गैर सरकारी गवाह नहीं। जबकि गुज़िश्ता रात दिए गए एक इंटरव्यू में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पहली बार लचक दिखाई है। उनका कहना है कि मैं 9 मई का मास्टरमाइंड नहीं, लेकिन हमारे कुछ कारकुनान से गलती हुई, उन्होंने नादानी की, वो घुस गए। कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए मगर माफी भी। अली अमीन गंडापुर गुज़िश्ता 1 साल से 9 मई को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ही करार दे रहे हैं। गुज़िश्ता रात दिए गए इसी इंटरव्यू में अली अमीन गंडापुर साहब ने मौलाना फजल रहमान पर भी शदीद तनकीद की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 2 टोक अल्फाज में कहना था कि मौलाना फजल रहमान पर एतबार नहीं किया जा सकता। आज इमरान खान ने ना सिर्फ 8 फरवरी को मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है, तमाम MNAs MPAs को तैयार होने की कॉल दे दी है। साथ ही इमरान खान साहब की जानिब से अली अमीन गंडापुर के इस बयान पर रद्द अमल भी सामने आ गया है। खान साहब ने पार्टी की आदत को मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानात से रोक दिया है। खान साहब का कहना है कि अफगानिस्तान और KP में दहशतगर्दी पर हमारा और मौलाना फजल रहमान का एक ही मौकफ है और इतलात के मुताबिक इमरान खान अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम से नाखुश भी हैं। आज वकला के साथ होने वाली मुलाकात में इमरान खान का कहना था कि शेख वकास अकरम पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, गंडापुर के नहीं। अली अमीन गंडापुर से कहें कि डेरा इस्माइल खान से बाहर निकल आए। दौरान मुलाकात इमरान खान ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है और एहतजाज करने की तैयारी का कहा है। शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम ऑपोजिशन रहनुमाओं को एतमाद में लेने की हदायत भी जारी कर दी हैं।
एक ऐसे वक्त में कि जब दोनों फ्रीकैन के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात तीसरी नशिस्त और तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश किए जाने तक पहुंच चुके हैं, तहरीक इंसाफ को दरपेश कानूनी मामला पेचीदा तरीन हो चुके हैं। 190 मिलियन केस का फैसला, तोशाखाना 2 में तहकीकाती टीम की तश्कील, 9 मई के मुकदमात में 180 की रफ्तार से आयद होने वाली फर्द जुर्म और रोजाना की बुनियादों पर GHQ हमला केस की समात। तहरीक इंसाफ पर बराबर मुकदमात की तलवार लटक रही है और 9 में तहरीक इंसाफ की वो गलती है कि जिसमें माफी की गुंजाइश वक्त के साथ कम होती दिखाई दे रही है। बकौल जमात के कायदीन, इमरान खान चाहते हैं कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं। हम अपने मुतालिबात इन राइटिंग देंगे। हम तवक्को करते हैं कि हुकूमत इस पे संजीदगी के साथ गौर करेगी। हमें उम्मीद है अगर संजीदगी के साथ बैठेंगे तो जितने मसाइल है उसका एक हल निकल आएगा। सियासी कैदी है, हम समझते हैं उनकी रिहाई हर सूरत जरूरी है। मुतालबात भी तहरीरी तौर पे पेश कर देंगे, फिर हुकूमत की मर्जी है, वो मुज़ाकरात को आगे चलाना चाहती है, नहीं चलाना चाहती। जो हम मुतालबा कर रहे हैं कि कमीशन बने, हम अपने किसी उसूली मौक़िफ़ से नहीं हटेंगे। नाज़रीन, मुज़ाकरात के दूसरे फरीक हुकूमत का जुडिशल कमीशन की तश्कील पर एतराज़ बदस्तूर कायम है। पाकिस्तान की तारीख में उन मामलात के ऊपर जो अदालतों के अंदर ज़ेर समात हो, कम ही कोई कमीशन बने हैं। हम देखेंगे कि हम उस कमीशन का रास्ता कैसे निकालें, क्या TOR उसके होंगे। इसमें 7 पार्टियों को अपनी अपनी लीडरशिप से बात करनी है, तो दें कल। हम तो खुले दिल से उनकी बात सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो ये इस तरह की कदर ना लगाएं कि कल अगर ना हुआ तो मुज़ाकरात ख़त्म हो जाएंगे। हम उनके मुतालबात सुनने को तैयार हैं, उनकी जो दस्तावेज़ लाएंगे उसे देखने को तैयार हैं, लेकिन हम इसके लिए तैयार नहीं है कि उधर से वो बटन दबाएंगे और हम कह देंगे जी हाँ कमीशन भी बन गया, रिहाई भी होगी। दूसरे फरीक से जुड़ा एक अलमिया उसकी बिसात का है, यानी कि उसके इख्तियार का। राना सनाउल्लाह कह चुके हैं कि तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात हुकूमत की बिसात के मुताबिक तय करे। हुकूमत की बिसात कितनी महदूद है, इसका अंदाज़ा चेयरमैन सेनेट की ताकत से लगाया जा सकता है कि जो जेल के सुपरिटेंडेंट से भी कम दिखाई दे रही है। नाज़रीन, 36 घंटे गुजर जाने के बावजूद चेयरमैन सेनेट को एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हुए इतना वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी हमारे प्रोग्राम में हुकूमत के नुमाइंदे बैरिस्टर अकील मौजूद थे, जिन्होंने सवाल पूछने पर वसूख से कहा कि प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल दरामद कल हो जाएगा और अगर ना हुआ तो पार्लियामेंट की बेतौकीरी मानी जाएगी। निभाने वाला है, पार्लियामेंट तो बहुत ही मुकद्दस है, मगर मेरा मतलब यू विल एक्सेप्ट कि ये तौहीन है पार्लियामेंट की, एंड यू विल एक्सेप्ट कि ये भाई आप इस्तेकाक मजरू हो रहा है, ये मानेंगे? आज तो नहीं। आई विल एक्सेप्ट के इस्तेकाक मजरू हो रहा है, बिल्कुल। आई विल एक्सेप्ट के ये इसकी ऐवान की तौहीन है, लेकिन अगर कल तक वो ना प्रोड्यूस ना। बात करेंगे, हमारे साथ सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी और साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। पहल आप ही से बात करूंगी। फवाद चौधरी साहब, बताई दीजिएगा कि FIR में ये कहा गया है कि क़यादत साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत और मकामी रहनुमा जो हैं खालिद जदून वो लीड कर रहे थे और इमरान खान और कुरैशी साहब समेत आपके 150 मुल्जिमान भी नामजद हैं। इनमें से 118 मुल्जिमान पे तो फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, लेकिन सर मैं पेपर वर्क देख रही थी, कुल 105 गवाह हैं, जिसमें से 35 चशमदीदा गवाह हैं। अब चालान में भी 102 सफ़ात पर मुश्तमिल पेमरा की सारी स्टेटमेंट्स और ट्रांसक्रिप्ट्स मौजूद हैं। इमरान खान से मुतल्लिक भी 44 सफ़ात हैं, इसमें 66 सोशल मीडिया अकाउंट्स भी की तफसील भी इसके अंदर अटैच की हुई है। इस मुकदमे के का चालान तो बड़ा तगड़ा दिखाई दे रहा है। आपको आज क्या गिला रहा? नहीं, देखिए, सबसे पहली बात तो ये है महर के जो चालान है उसमें जो 257 FIRs एक इंसिडेंट के ऊपर की गई हैं। अब ये जो GHQ का ट्रायल है, आपको मालूम है इसी तरह के केसेस फैसलाबाद में चल रहे हैं, मुल्तान में चल रहे हैं, हर जगह के ऊपर चल रहे हैं। और जितना IOs ने पैसा बनाया है इन केसेस के अंदर कि पुलिस में जिस बंदे को उन्होंने बदला लेना था, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते तो हम आपको 9 मई के केस में डाल देंगे, और फिर उन्होंने डाला। और फिर पाकिस्तान और स्पेशली पंजाब में जो एक 1.25 लाख जो है वो छापे पड़े हैं, एंड यू कैन इमेजिन कि लाखों लोग इस सारे मामले में इफेक्ट हुए हैं बराह रास्त। अच्छा, अब जो एविडेंस है जो आप बात कर रही हैं, जो बुनियादी एविडेंस है इमरान खान के खिलाफ, वो ये है कि खान साहब ने ज़मान पार्क में एक मीटिंग की और उस मीटिंग में हर जगह से लोग शरीक थे, हम लोग इसमें जूम वगैरह के ऊपर शरीक थे, और वहां पे 3 पुलिस वाले हुलिया बदल के ज़मान पार्क में दाखिल हो गए उस ड्राइंग रूम में। एंड आप उस ड्राइंग रूम में कई दफ़ा गई हुई हैं,
अब आपके सामने है कि वो ड्राइंग रूम कितना वसी और अरीज है कि एक जगह पे बैठ के आखिरी बंदे का शक्ल ही नहीं पता चलेगी कि क्या है। तो और उन्होंने, पुलिस वालों ने इमरान खान की हदायत सुनी और उन्होंने जाके 7 मई को ये हुआ और उन्होंने खुफिया रख ली और फिर 9 मई के 4 महीने बाद उन्हें ख्याल आया तो उन्होंने जाके फिर बताया कि ये तो जी हमने सुना था, खान साहब ये कह रहे थे। और फिर जो एविडेंस है, जिस तरह अभी आपने फैसल का टुकड़ा चलाया कि 2 साल के बाद फोन जो है वो फुली चार्ज हालत में अदालत में जो है वो पेश किया जा रहा है। और इसी तरह की ही बाकी ये है कि आपने ट्वीट किया है फलाने मौके के ऊपर और आपने कहा कि प्रोटेस्ट तो करें सर लोग, आप फलाने वकील करें, भी बाकी हैं, वो मुझे तो बताएं कि सारे क्या ये काम। एडमिसिबल एविडेंस है सारा? देखिए, एविडेंस तो इस वक्त तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। पहली बात तो आप मुझे देखिए ना कि 118 आपको तो लोगों अपना के जुर्म ऊपर भी नहीं सब ज्वाइंट बता रहा ना, चार्ज। बकौल आपके। हाँ, सबसे पहले तो ये पता चले ना कि आपने किया क्या है। ज्वाइंट चार्ज है, 118 लोगों के ऊपर आपने ज्वाइंट चार्ज लगा दिया है जिसका पता ही नहीं किसी को। देखो, मैं अगर डिफेंड करना चाहूँ अपने आप को तो मुझे ये तो पता हो ना कि मेरे पे इल्जाम क्या है और उस इल्जाम की वजूहात क्या है, एविडेंस क्या है, तभी मैं डिफेंड कर सकूंगा ना। तो ये सब लोगों के ऊपर है। अभी मसला आप बता देखिए कि यही केस फैसलाबाद में चल रहा है और फिर जो प्रॉब्लम आ रही है 26वीं तरमीम के बाद अदालतें बैठ गई हैं। मैं हाई कोर्ट केस लेके गया कि जनाब ये एक ही एक केस के ऊपर आप 42 केस कैसे बना सकते हैं। हाई कोर्ट में जजेस ने इस केस को सुना ही नहीं और ऑफिस ऑब्जेक्शन के ऊपर जो है वो कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट बैठा हूँ, लेके गया हूँ, 2 हफ्ते हो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस साहब, पार्किंग लॉट्स का जो है वो मुआयना करने के लिए टाइम है और केसेस लगाने के लिए टाइम नहीं है। सो केसेस तो प्रॉब्लम नहीं है। The problem is that we don't have independent judicial process. सो आपको कि अब इस जो पूरे इसको प्रोसेस पे और इस तरीकाकार पे एतराज है, मगर अब साथ ही आयरनी विद इन आयरनी देख रहे हैं हम जुबैर, जिस साबिक वजीर आजम को और अपने सियासी कॉलीग को इमरान खान साहब ने छाती पे हाथ मार कर पाबंदे सलासल किया और तंजन एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर कहा, ये कहता था जेल डालो, कहता था देखो ना मैंने डाल दिया। आज उसी को सदा दे रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी साहब को इंगेज करने की बात कर रहे हैं। ये डिटेल्स देंगे फवाद पहले, बट इज दिस नॉट आयरनी विद इन आयरनी सर? इट इज़ आयरनी। आयरनी क्या है, मेरा ख्याल है इमरान खान गलत कर रहे थे। वो वाशिंगटन में मुझे याद है एक जलसा रखा गया था और वहाँ उन्होंने ये कहा था और गलत कहा था और गलत उनको अंदर बंद किया था शाहिद खान अब्बासी को, तो कोई केस नहीं बनता था। बाइज्जत बरी हो एंड आई चुके थिंक हैं। सेवरल इयर्स तक शाहिद खान ने भुगता उस केस को। कभी कराची आते थे, कभी इस्लामाबाद, आपको पेशियां लगता है होती थी खान साहब सीख चुके हैं अपना सबक? और वो कोई केस नहीं बनता। अब ये तो ज़ाहिर है फवाद वगैरह बताएंगे जो नहीं, आपका उनसे क्या इसके मुलाकात ऊपर भी करते हैं एनालिसिस और है? आप जो लोग देखें मिलते हैं सर, उनसे। महमूद खान अचकजई मैं को मैं कभी समझता हूँ। तंजन क्या क्या कहते थे, मैं तो बहैसियत एक खातून वो दोहरा भी नहीं सकती। उनको इंगेज किया हुआ है, मौलाना फजल रहमान जी। साहब पे तनकीद को रोक रहे हैं, शाहिद खान अब्बासी को आज इंगेज करने की बात कर रहे हैं। डू यू थिंक ही इज लर्न्ड? देखें, एक तो पीटीआई ने ये फाइनली जो खान साहब ने फैसला किया, ये बहुत अच्छा फैसला किया है कि आप सबको साथ लेके चलते नहीं, ये हैं। अगर बवक्ते जरूरत और शाहिद खान डेस्परेशन है अब्बासी इस वक्त जुबैर, या हुकूमत सीख के, चुके हैं? सवाल समझिए। आई थिंक सीख चुके हैं। सीख चुके और हैं। जब आप जेल में होते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपसे गुजरती हैं और आप सोचते हैं कि जी आपने गलतियां क्या क्या की थी। आई एम श्योर खान साहब को भी महसूस हो रहा होगा कि जो लोग सही सियासी बसीरत रखते हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। और ये पीटीआई की जो बाहर सर, जेल लीडरशिप इस वक्त काटना बैठी आपका है, कौन सा इनको भी पैमाना है? क्या सोचना नवाज चाहिए। शरीफ सिर्फ साहब खान और साहब आसिफ का अली फैसला जरदारी नहीं है। साहब, जिन्होंने जरदारी साहब ने तवील तरीन जेल काटी, वो आज सीख चुके हैं? आर दे ऑन द राइट साइड ऑफ हिस्ट्री? No, they are completely on the wrong side of history. Completely on the Exactly. wrong side of history. But you have to give some benefit. अभी तो खान साहब बाहर नहीं आए ना। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ, इस वजह से तो खान साहब को आप पनिश नहीं कर सकते या उनकी बात को ट्रस्ट करने से इनकार करते हैं कि जब वो आएंगे और जब वो अगर उनको हुकूमत मिलेगी फिर वो वही करेंगे। तो आई थिंक अभी तक अगर कोई देखा ना, राइट नाउ तो मैं उस डिबेट में भी नहीं जाता। मैं ये चाहता हूँ कि ही इज बीइंग परसिक्यूटेड, उनको दीवार के साथ लगाया हुआ है, उनकी पार्टी के लिए मुश्किलात है। इस वक्त सबको उस हद तक सपोर्ट करना जरूरी है। ठीक है, एंड मगर आई विश हाँ, कि जी वो आएंगे तो वो बहुत सी चीजें जो गलत की थी उसको दुरुस्त करेंगे। डोंट होल्ड योर ब्रेथ सर। उम्मीद तो यही है, मगर ये किसी ने करते नहीं इस मुल्क में दिखाया। जिसको मौका मिला है वो कुर्सी तक पहुंचा है, जिसकी मदद से भी पहुंचा है, जिस पे साकी से भी पहुंचा है। मैंने एक जगह वैसे कहा था, महर,
मैंने एक जगह कहा था, एक फोरम हो रहा था जिसमें कोई 15-20 लोग थे, सियासी भी थे और जर्नलिस्ट थे। मैंने कहा था मुझे अगर मौका मिले तो मैं उनको कन्विंस कर लूंगा कि अब वो बिल्कुल सही स्ट्रेटजी पर चलें, क्योंकि एक बड़ा सिंपल सा है, एक सबक तो एक सीख सवाल लिया आपसे कर लूं कि 5 साल वो भी नहीं चल सके। हाँ 5 साल वो कोई भी नहीं चल सका, इधर ये चल जाएंगे कि शायद 5 साल जब वो नहीं चल सके हम्म। तो फिर वो चीजें करें जो कि सही हों। सर मगर शहबाज और शरीफ साहब सबक शायद ही 5 साल सीखने चल का है, जाएंगे। सबने कोशिश की। मगर मुझे एक बात बताइएगा, अगर वो जेल से जब बाहर शहबाज आएंगे, शरीफ कहाँ चल आप सकते हैं? ऑफिशियली उनका साथ देना चाहेंगे सियासी तौर पे? Yes, if he is speaking the right things, and I hope he will speak the right things कि पाकिस्तान को जमहूरियत में आगे लेके जाने के लिए, मैं तो कहता हूँ जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी 2006 में साइन हुआ था, वो पीएमएलएन और पीपीपी तो उससे पीछे हट गए। पीटीआई शुड इनफैक्ट इनिशिएट कि जी हम उस पर साइन करने के लिए तैयार हैं और उस पर अमल करने के लिए तैयार हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है दैट प्रोवाइड्स ब्रेक थ्रू। फवाद साहब, आज आपकी मुलाकात भी हुई है, मौत की चक्की के अंदर रखा शाहिद खाकान अब्बासी को, आज उनसे एंगेजमेंट का जिक्र किया, मौलाना साहब पे भी तंकीद ना करने का किया। आप तो बहुत देर से कह रहे हैं कि इंगेज करके मुतहर्रिक होना चाहिए तमाम तर ऑपोजिशन को। क्या उन्हीं लाइंस के ऊपर आज स्ट्रेस कर रहे थे इमरान खान साहब जब 8 फरवरी की मुल्कगीर एहतजाज की भी उन्होंने बात की? तो व्हाट इज ही इन्विजनिंग एग्जैक्टली? ये 26 नवंबर ना निकला जा रहा है ना उगला जा रहा है, एक और मुल्कगीर एहतजाज चाह रहे हैं वो? देखिए, पहली बात तो महर ये है कि 8 फरवरी को तो जाहिर है करना ही है ना अपने एहतजाज, जो सबसे बड़ा डाका पड़ा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का किसी के इलेक्टोरल मैंडेट के ऊपर। तो 8 फरवरी तो यकीनन एक ब्लैक डे है पाकिस्तान के लिए। और मेरा ख्याल है कि इसमें भी पीटीआई को अकेले ही नहीं बल्कि जो सारी सियासी जमातें हैं, जिसमें जेयूआई भी शामिल है, जिसमें जीडीए शामिल है, जिसमें और बाकी पार्टीज शामिल है, महमूद अचकज़ई साहब शामिल हैं, अख्तर मेंगर साहब शामिल हैं, सभी ये इस पे कंसेंसस है कि 8 फरवरी को बहुत बड़ा डाका पड़ा है और इन सब जमातों को इकट्ठा होके जाहिर है कि ये एक ब्लैक डे ऑब्जर्व करना चाहिए और मनाना चाहिए। और देखिए, इमरान खान पॉलिटिशियन है, ये जब आप बात कर रही हैं कि ये हो गया वो हो गया, ये हो जाता है, इसमें क्या है। आपके जो सिचुएशन है उनको भी पता है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भी पता है कि इमरान खान का कितना हाथ था उनको भेजने में, राना सनाउल्लाह साहब को भी पता है कि इमरान खान का कितना हाथ था उनको भेजने में। अब सिचुएशंस हैं, उनसे आपने आगे जाना है, पीछे तो नहीं जाना ना। तो मेरा ये ख्याल है कि दिस इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। अगर इमरान खान के साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब आते हैं, मिफ्ता इस्माइल आते हैं, ये जेयूआई आती है, जीडीए आती है, आई वुड से इवन जमात इस्लामी, मगर ये 8 फरवरी को भी इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि तमाम तर सियासी दीगर के सियासी जमातें हैं वो भी मुतहर्रिक हों, सड़कों पे हों। इस हवाले से कह रहे थे कि उनको इंगेज करें। बिल्कुल बिल्कुल, उनको एंगेज जो है वो करना चाह रहे हैं। असद कैसर साहब के जिम्मे उन्होंने लगाया था, पहले भी उन्होंने उनको कहा था, और मेरा ख्याल है कि असद कैसर साहब इसके ऊपर काम कर भी रहे हैं। और एक ज्वाइंट फ्रंट जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि मेरे ख्याल में तो देखिए, मैं तो आपके प्रोग्राम में भी मैं बारहा ये बात कर चुका हूँ कि अगर इन मुज़ाकरात में अगर महमूद अचकज़ई, फजलुर रहमान साहब, पीर पगाड़ा साहब भी साथ बैठे होते तो हैयत और नौयत और होती। लेकिन अभी भी मुझे वैसे खुशफहमी है कि ये मुज़ाकरात आगे चलेंगे, क्योंकि इस वक्त जो बात है वो ये हो रही है कि जुडिशल कमीशन, मेरा नहीं ख्याल गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, बल्कि मैं तो थोड़ी बात इस पे हैरान हूं कि पीटीआई का इतना एम्फेसिस क्यों है इसके ऊपर। कौन सा कहां से कुछ जज आ जाने हैं जिन्होंने पता नहीं क्या कर देना है। असल में तो देखिए, प्रॉब्लम टीओआरस का है। मेरे ख्याल में जुडिशियल कमीशन हुकूमत मान जाएगी, पर टीओआरस पे बातचीत आगे चली जाएगी, देख लेंगे क्या होगा। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमें जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं बशमूल इमरान खान के, उनकी रिलीज हासिल करनी है हर सूरत। और असल पिवटल चीज पीटीआई के लिए इमरान खान का बाहर आना है और पॉलिटिकल प्रिजनर्स का बाहर आना है। मैं समझता हूँ इस जानब बातचीत बढ़नी चाहिए आगे। पाकिस्तान नॉर्मली नहीं हो रहा है इमरान खान को। मगर आप देखें, आप पूरी उम्मीद हैं, मगर द प्रॉब्लम इधर बिसात का, जिस तरह मैंने इब्तदाई में कहा, बिसात से अखज़ किया जाए इख्तियार का। ज़ुबैर, इख्तियार कितना है? ये जुडिशल कमीशन देने का इख्तियार इनके पास है, और अगली नशिस्त जो है उसमें तहरीरी तौर पे तो अपनी डिमांड, हाँ तहरीरी तौर जो बैठे हैं वहाँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ को मशवरा करके बैठे होंगे ना, इस तरह तो नहीं राना सनाउल्लाह साहब वगैरह या ये लोग जो बैठे हैं। राना साहब कह रहे हैं हमारी बसात के मुताबिक अपनी मांग रखें। मेरा उधर बसात है क्या? जुडिशियल कमीशन
नहीं, जुडिशियल कमीशन बनाने में कोई नहीं, वो ठीक है। राणा साहब इज आई थिंक ऑनेस्ट मैन कि उन्होंने खुद ये बात मानी और कहा। लेकिन टू बी फेयर विद, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी तो सोच रही है ना कि यार ये मुल्क को नॉर्मल भी तो करना है ना। देखिए ना, या तो 2 साल में आप इमरान खान के पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर बना लेते, वो नहीं हुआ। अब आपके पास अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम वेट कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब बन जाए और उसके बाद ट्रम्प जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है जो भी सिचुएशन हो उसको वो बताएं तो फिर हम करें। तो ये क्या इम्काना बात है? बेहतर है हम आपस में बैठ के कर लें। और मेरे ख्याल में पीटीआई को भी थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। जुबैर, आप भी इतने पुरुमीद हैं क्योंकि पीटीआई फौरन इन मुतालबात के ऊपर रद्द अमल और एक्शन चाह रही है, जबकि हुकूमत बड़े वाज़ेह तौर पर कह रही है कि हमें भी गुफ्तशनीद करनी है, ये लंबा अरसा चलेगा। देखिए, मेरा अपना जाती ख्याल है कि पीटीआई हैज गॉट इनटू अ ट्रैप, और उसकी वजह ये है महर कि देखें ये जुडिशल कमीशन बनाने में और अभी फवाद चौधरी ने जिक्र किया था द काइंड ऑफ जजेस दैट वी हैव पोस्ट 26th अमेंडमेंट, तो उसमें से जज को किसी को लगा देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड को लगा देंगे, तो वो क्या 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 कहेगा? क्या हुकूमत गलत थी 26 नवंबर को? वो कभी भी नहीं कहेगा। तो अब आप जुडिशल कमीशन मांग रहे हैं और फिर हुकूमत के लिए तो वो चाहते हैं कि सारा प्रोसेस प्रोलॉन्ग हो, ताकि वो जो टेंशन है, मोमेंटम अगर पीटीआई को मिलना है वो ना मिले, और पूरी दुनिया के सामने ये हो। ट्रंप की भी बात जब हम करते हैं कि जी बातचीत हो रही है, और बातचीत के बाद अगर कमीशन बन जाएगा, वो कहेंगे कमीशन बन रहा है, हम किस चीज की आप कह रहे हैं कि इमरान खान को रिलीज कर दें? जो उन्होंने डिमांड किया था हमने कमीशन बना दिया। कमीशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम, कोई 15 दिन में तो कमीशन फैसला नहीं करेगा। तो पीटीआई के लिए क्या कमीशन बनने से फिर पीटीआई ये क्वेश्चन करेगा जी ये वाला जज तो हमें चाहिए ही नहीं था, और ये वाले टीआर तो हमें चाहिए ही नहीं थे। सो आई थिंक मैं तो नहीं समझता कि इससे पीटीआई को कुछ हासिल होगा। और जुबैर, हुकूमत के लिए जितना प्रोलॉन्ग होंगे ये नेगोशिएशंस उतना ज्यादा अच्छा सूदमंद है, जस्ट परसेप्शन वाइज ना सर। मगर प्रॉब्लम इज कि आप देख रहे हैं कि जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के मौके मिल रहे हैं उनको भी दोनों हाथों से गवाया जा रहा है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब को प्रोड्यूस नहीं किया जा सक रहा। अभी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी ना होने के बावजूद उनका ना आना काबिल मुजम्मत है, और अगर हाउस इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता तो मैं ये कहने में मुकम्मल हक बजानिब हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत, आइन और कानून का मुकम्मल जनाजा निकल चुका है। महर, मेरा पोजीशन इसमें बिल्कुल डिफरेंट है, और अगर पीटीआई को समझ आ जाए ये, और इंडिपेंडेंट लोगों को समझ आ जाए, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द गवर्नमेंट, द हॉक्स इन द पीएमएलएन वांट टू शो कि वी डोंट केयर। हमारे लिए वो उस प्रोसेस से बहुत आगे जा चुके हैं कि जी दुनिया क्या कहेगी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस कहेंगे, अब कोर्ट्स कचहरी वाले हैं तो वैसे ही बोलने के काबिल नहीं है, चेयरमैन सेनेट क्या बोल सकते हैं उनके सामने? वी डोंट केयर और वी आर पावरलेस। कि कुछ भी हो, no, we don't care. So you absolutely mean, so you mean कि there is no doubt अगर okay, hang on for a second sir, you mean कि ये रुकवाया भी मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनकी हुकूमत की जानिब से हो रहा है? Absolutely, मुझे तो कोई डाउट ही नहीं। देखें, जो हॉक्स है ना वो बहुत परेशान है कि ये बातचीत चल रही है, वो चाहते ही नहीं है कि ये बातचीत कामयाब हो, वो चाहते ही नहीं कि कोई ब्रेक थ्रू हो, उससे पीटीआई को स्पेस मिलेगी, वो दफन करना चाहते हैं पीटीआई को। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कुछ स्पेस मिलेगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी वो बड़ा लॉ के हिसाब से चल के इजाज चौधरी ने क्या कर देना था आके पार्लियामेंट में आके, सेनेट में आके, कुछ भी नहीं करना था। तो वो ये नहीं है कि उनको कोई डर है इजाज चौधरी से, वो चीज शो करना चाहते हैं कि जी टोटल कॉन्टेम्प्ट शो करना चाहते हैं, कर लो जो कर रहे हैं, बिकॉज दे फील। और ये एक गलत फहमी होती है कि जी हमारे पीछे एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तो कभी भी कुछ स्पेस भी पीटीआई को देने के लिए तैयार नहीं है, एंड देयरफॉर हमारे पास एक लाइसेंस है जिसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। एंड अ क्विक क्वेश्चन सर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं अगर किसी पे आर्टिकल 6 लगता है तो वो आपका चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। उनके जाने के दिन आ गए हैं, लेटर्स लिखे जा रहे हैं फवाद चौधरी साहब के जल्दी से पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हफ्ता रह गया है कि हम नया चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेकर आए, मगर जल्दी नहीं है हुकूमत को। क्या नहीं जा रहे राजा साहब? देखिए जी, बात ये है कि ये जो अच्छा एक सेकंड में शुरू करना चाहता हूँ। ये जो बातचीत पे जुबैर साहब ने बात किया था, देखिए एक्सट्रीमिस्ट तो दोनों तरफ होते हैं। पीटीआई के अंदर भी फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग जो बाहर सोशल मीडिया के ऊपर हैं वो नहीं चाहते किसी किस्म की बातचीत हो, नॉर्मलाइज होना उनको भी सूट नहीं करता, और डेफिनेटली पीएमएलएन में भी बहुत लोग हैं जिनको सूट नहीं करता। लेकिन देखें इस झगड़े में पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, और पाकिस्तान के नुकसान का मतलब है कि हम सब लोगों का नुकसान हो रहा है।
सो आपको बहरहाल इन ये जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं इनको सरफे नजर करके आपको आगे चलना चाहिए और मुज़ाकरात को आगे बढ़ना बहुत अहम है। एंड आई होप कि दोनों साइडें ये रियलाइज करेंगी कि इसको ही आगे बढ़ाना है। जहां तक इलेक्शन कमीशन का ताल्लुक है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर अकेले रिटायर नहीं हो रहे, 3 मेंबर्स भी रिटायर हो रहे हैं। सो इम्पोर्टेंट ये है कि हुकूमत देखिए पाकिस्तान को बिल्कुल ही मजाक तो ना बनाए। आपने 26वीं तरमीम लेके आ गए, आपने अदलिया को इदारे को खत्म कर दिया, आपने इलेक्शन कमीशन को खत्म कर दिया, आपने इलेक्टोरल सिस्टम को खत्म कर दिया। अब खुदा का खौफ करे, इस मुल्क में कोई सेम्बलेंस ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन रहने दें। आइन बड़ा वाजे है। और मगर अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो अगर इनको भी रखना हो मजीद आगे, सिकंदर सुल्तान राजा साहब को तो रख सकते हैं ये लोग, है ना? वो एक रेजोल्यूशन, वही मैं कह रहा हूँ। और सुल्तान सिकंदर राजा साहब भी को इस मुल्क के ऊपर कोई एहसान कर दें जाते हुए कि अपनी इतनी उन्होंने 70 साल और कितना अरसा जिंदा रहना, उन्होंने 70 साल के हो गए हैं वो। अब वो खुद ही माफ करें और उनको कहें कि नया अपना जो है वो अपना करें, ताकि थोड़ी बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ सेम्बलेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वापस आनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। और ये सारे लोग जो है अब आखिरी उम्रों में है, इनके पोतों की भी शादियां हो गई हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है और पाकिस्तान से और क्या चाहते हैं। सर जुबैर साहब, क्विकली मुख्तसरन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब की 5 साल मुद्दत मुलाजमत जो है वो 26 जनवरी को खत्म होने जा रही है। अब इस मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में फ़कत 11 दिन बाकी रह गए। तारीख के सबसे मुतनाज़ इलेक्शन, साबिक़ वज़ीर आज़म की नाअहली, जमात को बल्ले के निशान से महरूम करना, रिजर्व सीट्स ना इनको देना, इलेक्शन में ताख़ीर करना, चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का किरदार कई हवालों से ज़ेर बहस रहा है। Do you still see him continuing, sir? वो चाहते हैं कि जस्टिस मुनीर की तरह उनको भी याद रखा जाए तारीख में 50 साल 60 साल के बाद, और वो उनके लिए एक ज़्यादा बड़ा मेडल होगा, बजाय इसके कि वो इस वक्त जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो छोड़ के घर बैठ जाएं। उनको मिल रहे हैं पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, और वो भी बहुत चीज़ें मिल रही होंगी जो मुझे और आपको नहीं पता, बिहाइंड द सीन्स जो उनको थपकी दी जाती होगी, जो उन्होंने कारनामे अंजाम दिए हैं पिछले 2 साल में। तो जाहिर सी बात है उनका बहुत से बेनिफिट्स भी लेते होंगे उसके, और लेते भी रहेंगे, और उनके पोतों के लिए और बच्चों के लिए और सबके लिए। बट शर्मनाक बात है कि हमारे साथ हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में आप देखें कि गालियां और हम उनको सब कुछ देते हैं, लेकिन 70 साल में उन्होंने शो करके दिखा दिया कि इलेक्शन आफ्टर इलेक्शन वो कंडक्ट करते हैं और मोर और लेस एक्सेप्टेबल होता है। हम इतनी सी चीज करने के लिए तैयार थी हैं, और अगर इन्हीं को एक्सटेंशन दी गई, एक्सटेंशन क्या, वो तो 26वीं तरमीम में है, जब तक वो कोई चेंज नहीं किया जाता मिलते देख रहे हैं, मिलते बस हाँ या ना बताएं ना। Do you see him continuing? नहीं, वो फाइज ईसा साहब की सूरत में आ गया ना एक चैलेंज उनको। ठीक है जी, बहुत बहुत फाइज ईसा को भी तो कोई लगाना ना। हाँ, मोहम्मद जुबैर साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख वकास अकरम, सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई से बात करेंगे। क्या तहरीक इंसाफ लचक दिखा रही है 9 मई के अपने मौक़िफ़ के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया शेख साहब साथ देने का। चीफ मिनिस्टर ने कल कहा है कि गलती हो गई, अंदर चले गए, लाइन क्रॉस हो गई हो तो डिसोन नहीं करते हम कॉलीग्स को, सजा दी जाए लेकिन माफी भी दी जाए। सर, क्या चीफ मिनिस्टर का बयान आपके फॉल्स फ्लैग नैरेटिव जो आप पूरा बना रहे हैं उसकी खुली तरदीद नहीं है? गलती की बात भी पहली बार हो रही है, माफी मांगने के हवाले से भी आप बताइएगा। अब माफी मांग ले आपके कॉलीग्स, आर यू मेंटली रेडी फॉर दैट? हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा अगर उन्होंने गलती की, उन्होंने कहा अगर उन्होंने गलती की और घुस गए तो फिर ठीक, अगर कोई घुस गया तो फिर सजा उसको मिलनी चाहिए। हम तो यही कह रहे हैं, मगर उसके लिए सीसीटीवी फुटेज होना और कमीशन बनना जरूरी है ना, क्योंकि हम आपकी बात में यकीन नहीं करते। और रह गई माफी की बात, खान साहब उस पर बड़े वाजे हैं, बड़ी स्टेटमेंट खान दे चुका है, किसी और की स्टेटमेंट तो रेलेवेंट रहती नहीं है जब कायद की हो जाती है। उन्होंने कहा कि आप सीसीटीवी फुटेज निकालें, आप जुडिशल कमीशन बनाएं, अगर कोई गुनहगार हुआ तो फिर हम जरूर माफी मांगेंगे, मगर पहले तो अगर कोई गुनहगार नहीं होता और सही तहकीक हो जाती है तो फिर हमारे लोगों के साथ जो जबर हुआ है, जो जुल्म हुआ है, इसकी आपको माफी मांगनी चाहिए। हम तो समझते हैं, हमें तो पता है कि उसमें से कुछ नहीं निकलेगा, इसलिए हम बार 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 डिमांड कर रहे हैं। और बारहा डिमांड करने के बावजूद भी ये जो लोग फौरी फैसले करा के हकीकत तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर हकीकत तो सीसीटीवी फुटेज पूरी दिखाए बगैर नहीं हो सकती। हमें तो यकीन है कि उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे लोग बेगुनाह है। मगर शेख साहब, जवाब भी पेश किया है 9 मई का गंडापुर साहब ने कि जब इमरान खान को घसीटा और जोर जबरदस्ती अरेस्ट किया तो रद्द-ए-अमल तो आना था। रद्द-ए-अमल में और रद्द-ए-अमल तो होता है, मगर रद्द-ए-अमल में और ये सारे
9 मई के एपिसोड में और जिस तरीके से ये उस रद्द अमल को शेप अप करने की कोशिश की गई, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है सर, मगर मुझे बताइएगा सर, आज बड़ी एक ज़बरदस्त किस्म की चौंका देने वाली खबर आई। क्या खान साहब अली अमीन गंडापुर और आपसे वाकई ना खुश हैं? आपको याद दिलाया जा रहा है कि आप पार्टी के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, ना कि गंडापुर साहब के, और अली अमीन गंडापुर साहब को भी याद दिलाया जा रहा है कि आप प्लीज़ अब निकल आइए DI खान से और उसकी सियासत से। बानी PTI क्या मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से जो बयानात हैं उस पर भी ना खुश हैं, आपके हवाले से भी ना खुश हैं? चले मैं आपको बता देता हूँ, अपनी पार्टी का तरीकेकार बता देता हूँ आपको। तरीकेकार ये है कि जिन लॉयर्स के भी जिम्मे हैं, उनका नाम मैं आपको नहीं बता सकता। वो 2-3 लोग हैं जिनके जिम्मे है कि इमरान खान साहब जिसके लिए जो भी मैसेज देते हैं, वो मैसेज हम तक, उस आदमी तक, उस मुलाकात के फौरी बाद कन्वे कर दिया जाता है। और वो कन्वे सिर्फ ऐसे नहीं किया जाता फ़ोन पे, उसको इन रिटन फॉर्म भेजा जाता है, ताकि कल खान साहब ये पूछें कि मैंने तुम्हारे ज़िम्मे ये काम लगाया था या तुम्हें रोका था या तुमसे पूछा था तो तुमने क्यों नहीं बताया, तो हमारे पास ये सबूत रहता है कि सर आपके इस लॉयर ने या इस फोकल पर्सन ने हमें ये मैसेज दिया था। तो खान साहब ने जो मुझे मैसेज आज के हवाले से दिया वो मुझ तक पहुंच गया है और वो मैसेज इन राइटिंग है। ठीक है। और मजे की बात ये है कि जो जराए से चंद लोगों ने मुनज़्ज़म तरीके से आज उस मुलाकात के बाद ये सारा ड्रामा किया है। अच्छा। कि खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि डेरा इस्माइल खान से बाहर निकलो, तुम उसके तर्जुमान नहीं, तो ये सब लव और फजूल गुफ्तगू है। ओके। ये झूठ है और ये शर्म आनी चाहिए लोगों को इस किस्म की गलत खबरें छापते करते हुए, इसलिए कि जो वकील 2-3 मैसेजेस लाते हैं उनसे मैंने इन खबरें छपने के बाद बारहा फोन पे ये कहा कि भाई जो आपने मैसेज दिया था उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है रिटन, तो अगर कोई बात है तो मुझ तक पहुंचाएं। उन्होंने आगे से कहा कि ये सब बकवास है, ये फजूल है, ये कुछ लोग जो ठीक है सर, मैं समझ गई। कता कलाम इमाम, मुझे बताइएगा सर, कल डायलॉग है, बड़ी अहम तरीन नशिस्त है, कल तहरीरी मुतालबात पेश कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे जी, टन रेडी है जी। तो सर कल तीसरी और आखिरी नशिस्त भी हो सकती है अगर वो जुडिशल कमीशन पे ना माने, कल आखिरी नशिस्त हो सकती है? बिल्कुल ऐसे ही समझे, ऐसे ही समझे का मतलब ये है कि हम अपने मुतालबात कल रिटन फॉर्म में इनको दे देंगे। तीसरी नशिस्त में हमने उनको ये रिक्वेस्ट किया है, कन्वे किया है कि आप तैयारी करके आए, वी नीड टू डिस्कस द फॉर्मेशन ऑफ द जुडिशल कमीशन। अगर वो नहीं आप करते तो और उस पे कोई हामी नहीं भरते, या कल एक और मैं आपको बता देता हूँ, कल इस मीटिंग में तीसरी नशिस्त में अगर आप डिस्कस कर लेते हैं और फिर उस नशिस्त में आप नहीं भी अनाउंस करते, उस नशिस्त के बाद आप जाके अनाउंस करते हैं, हमें वो भी कबूल है। हम ये कहते हैं कल हमसे आप डिस्कशन कर लें, ठीक है, अपने पॉइंट्स, अपने कंसर्न्स हमसे रेज करके हमसे डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर आप उस नशिस्त से निकल के किसी भी दिन आप अनाउंस कर दें 31 तारीख से पहले। तो फिर अगर वो अनाउंस हो जाता है तो चौथी नशिस्त हो जाएगी। जे तुसी चौथी नशिस्त तुम पहले अनाउंस नहीं कर दे तो देन देयर विल बी नो फोर्थ सिटिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी तलाश वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे कि कल आखिरी नशिस्त भी हो सकती है, लेकिन अगर गुफ्तगू शुनीद हो, इरादा रखते हैं, एंगेजमेंट करते हैं तो चौथी नशिस्त तक जा सकते हैं। अहम खबर के साथ हाजिर होंगे आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच गुज़िश्ता एक हफ्ते से सिविलियंस के ट्रायल पर बड़े जानदार सवाल उठा रहा है। आज भी जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि APS हमले के वक्त गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी मिलिट्री ट्रायल क्यों नहीं हुआ, दहशतगर्दों के फौजी अदालतों में ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी। दलाइल के आगाज पर वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने यह नुक्ता उठाया कि जुर्म की नौयत से तय होता है कि ट्रायल कहां चलेगा, और अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेस से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेगा। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि हम नियत को भी देख सकते हैं, जुर्म करने वाले का मकसद क्या था, क्या जुर्म का मकसद मुल्क के मुफाद के खिलाफ था। इस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि जुर्म करने वाले की नियत क्या थी ये तो ट्रायल में तय होगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तस्लीम किया कि मैं मानता हूं कि शवाहिद की बुनियाद पर ही नियत को जांचा जाएगा, लेकिन पहले बुनियादी असूल तो तय कर लिया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने दौरान इस्तेमाल ये सवाल भी उठाया कि क्या सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल में गठजोड़ मौजूद था। इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने अर्ज की कि APS हमले के वक्त गठजोड़ बिल्कुल मौजूद था। एक गठजोड़ या ताल्लुक किसी फौजी अफसर, दूसरा फौज से मुतल्लिका जुर्म से होता है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने भी सवाल किया कि APS हमले के वक्त
आर्मी एक्ट मौजूद था? इस पर वकील ख्वाजा हारिस ने जी हां मौजूद था में जवाब दिया। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने अहम तरीन सवाल पूछा कि फिर गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होते हुए भी फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? फौजी अदालत में दहशतगर्दों के ट्रायल के लिए आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? इस पर ख्वाजा हारिस ने अर्ज की कि तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजाम दही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। आईनी बेंच ने आज की समाअत में यह सवाल भी उठाया कि दहशतगर्द ग्रुप या मजहब के नाम पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों पर ट्रायल कहां चलेगा। ये इस्तफसार भी किया गया कि कोई दहशतगर्द तंजीम तावान के लिए किसी आम पर्सन को अगवा करे तो ट्रायल कहां चलेगा। इस मौके पर जब जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मिलिट्री ट्रायल के लिए क्या तरीकाकार अपनाया गया, तरीकाकार में देखेंगे कि क्या मर्जी का वकील दिया गया, क्या शवाहिद फराहम किए गए। 21वीं आईनी तरमीम में जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस नासिरुल मुल्क ने अपनी राय में कहा है कि आईनी तरमीम अदालत में चैलेंज ही नहीं हो सकती। इस पर ख्वाजा हारिस ने अहम तरीन नुक्ता उठाते हुए अदालत से अर्ज की कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी एक्ट की शिक 21D और 2D2 को आर्टिकल 8 की शिक 3 के तहत दुरुस्त करार दिया तो मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ दरख्वास्तें ही नाकाबिले समाअत करार देना होंगी। इस पर जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि 21वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के वक्त एक साबिक चेयरमैन सेनेट के आंसू भी निकल आए थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले कि तरमीम 2 साल तक के लिए थी। उन्होंने खुद कोर्ट में आकर तस्लीम किया कि उनके हाथ बंधे हुए थे। वो तरमीम के हक में वोट देने से इनकार भी कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा ये होता कि उनकी सीट चली जाती। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि वो बड़े बासूल आदमी हैं, उन्होंने रोते हुए तरमीम के हक में वोट दे दिया। समझ में आता है। बात सेनेटर अजहर रब्बानी साहब की हो रही थी। नाजरीन, अहम तरीन इस केस में अदालती रिमार्क्स, अदालती एतराज़ात और अदालती सवालात बहुत तगड़े हैं। इन सवालात को देखकर लगता है कि अदालत एक ही समाअत में केस का फैसला सिविलियंस के हक में कर देगी, मगर तारीखी हकायक याद दिलाते हैं कि अच्छी समाअतें और तगड़े सवालात का हरगिज ये मतलब नहीं होता कि फैसला भी उसी सिमत में जाएगा जो दिख रहा है या जानदार होगा, बल्कि अदालतें ऐसे सख्त सवालात से मामले की नजाकत और आईन और कानून की तह तक उतरने की कोशिश कर रही होती हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चलें कि आज एक अहम तरीन डेवलपमेंट हुई। हम लोगों ने गुज़िश्ता दिन ही देखा, इंडियन आर्मी चीफ की जानिब से पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद करते हुए ये कहा गया कि पड़ोसी मुल्क अभी भी इंडिया के जेर इंतजाम कश्मीर में अस्करियत पसंदों को भेज रहा है। हालांकि लाइन ऑफ कंट्रोल पर मौसर जंग बंदी के बावजूद मुसल्लह अस्करियत पसंदों की दरअंदाजी का सिलसिला जारी है और दहशतगर्दी का बुनियादी ढांचा अब भी मौजूद है। तर्जुमान पाक फौज ने इंडियन आर्मी चीफ के इस बयान पर सख्त रद्द अमल देते हुए कहा है कि भारतीय आर्मी चीफ का पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के मुनाफी है। भारतीय आर्मी चीफ का बयान भारत के पिटे हुए मौकफ के मुर्दे घोड़े में जान डालने की नाकाम मशक है। ये मुनाफकत की एक क्लासिकल मिसाल है। ये बयान दुनिया की तवज्जो भारत के जेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में जारी मजालिम, नस्ल कशी और अकलियतों के साथ नारवा सलूक और भारत की सरहद पार जबर की पॉलिसियों से तवज्जो हटाने की कोशिश है। ISPR के मुताबिक भारतीय जनरल ने माजी में मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनाती के दौरान कश्मीरियों पर बदतरीन मजालिम की निगरानी की थी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक इंडियन जनरल का बयान अंदरूनी तौर पर अकलियतों पर जबर और भारत के बैनुल-अक़वामी जबर से दुनिया की तवज्जो हटाने की कोशिश है। ऐसे सियासी गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं और पाकिस्तान ऐसे बेबुनियाद बयानात को सख्ती से मुस्तरद करता है। प्रेस रिलीज में मजीद कहा गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के किसी गैर मौजूदा ढांचे का प्रोपेगेंडा करने की बजाय हकीकत को तस्लीम करना भारतीय क़यादत के लिए बेहतर होगा। यह हकीकत कि एक सीनियर भारतीय फौजी अफसर पाकिस्तान की तहवील में है कि जो पाकिस्तान में मासूम शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की मंसूबाबंदी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया है। इससे कबल नाज़रीन आपको बताते चले, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी अपने बयान में भारतीय वजीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बेबुनियाद दावों को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर एक बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है और जम्मू और कश्मीर की हतमी हैसियत का तयन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए, कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत के बेबुनियाद दावों का कोई जवाब नहीं और भारतीय क़यादत का बयान इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो नहीं हटा सकता। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह भी कहा कि वाज़े कर दें कि ऐसे इश्तियाल अंगेज बयानात इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह हैं। भारत दूसरों पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने की बजाय अपने अंदर झांके, भारत दहशतगर्दी में अपने मुलव्वस होने की दस्तावेजी हकीकतों को तस्लीम करे। नाज़रीन, वाज़े रहे कि ISPR और दफ्तर खारजा जिन दस्तावेजी हकीकतों और भारतीय सीनियर फौजी अफसर का जिक्र कर रहे हैं वो कुलभूषण यादव है कि जिसे 3 मार्च 2016 को ईरान पाकिस्तान सरहद से गिरफ्तार किया गया और उसने अपने जराइम का खुद इकरार किया।
कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के बाद उस वक्त के वजीर इत्तलात परवेज रशीद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस वक्त के DGISPR ने नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए वो इनफेमस जुमला बोला था, योर मंकी इज विद अस। नाज़रीन, ये भी एक तस्लीम शुदा हकीकत है कि आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव को एक सिविलियन नहीं बल्कि फौजी एहलकार तस्लीम किया। एक तस्लीम शुदा हकीकत यह भी है कि आज दिन तक कोई भी पाकिस्तानी कनाडा या अमेरिका में जासूसी या फिर टारगेट किलिंग करते नहीं पकड़ा गया और ना ही कभी ऐसा हुआ कि किसी बैनुल-अक़वामी कत्ल का खुरा पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचा हो। मगर इंडियन एजेंसी रॉ का अफसर पाकिस्तान ने पकड़ा, जबकि कनाडा में तफ्तीश के बाद यह बात भी साबित हो गई कि कनेडियन शहरियों के कत्ल में हिंदुस्तानी एजेंसी रॉ मुलव्विस है। 2023 में कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निजर को कत्ल किया गया। कनेडियन पुलिस की तहकीकात में यह बात साबित हुई कि इंडियन रॉ के एजेंट्स खालिस्तान के हामी अफराद के खिलाफ कत्ल, भत्ताखोरी और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं, कि जिस पर अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा कि कनाडा की हुकूमत के इल्जामात इंतहाई संजीदा नौयत के हैं और इन्हें संजीदगी से देखने और इंडिया में तफ्तीश करने की जरूरत है। इंडियन एजेंसी रॉ की कार्रवाइयों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट के रवां साल मई में अपनी रिपोर्ट एन असैसिनेशन प्लॉट ऑन अमेरिकन सॉइल रिवील्स अ डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया, इसमें लिखा है कि इंडियन खुफिया एजेंसी के हाजिर सर्विस एहलकार विक्रम यादव को एक अमरीकी शहरी गुप्तरविंद सिंह पन्नुन को कत्ल करने की साजिश नाकाम बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया गया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट इन इंडिया शैडो वॉर विद पाकिस्तान, अ कैंपेन ऑफ कोवर्ट किलिंग्स में लिखा गया है कि कैसे इंडिया पाकिस्तान में होने वाली मुनज़्ज़म टारगेट किलिंग्स के पीछे है। रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी के तरीका वारदात का भी जिक्र करते हुए अखबार ने लिखा है कि इंडियन एजेंसी रॉ की कार्रवाइयां नई नहीं, लेकिन इस तमाम की इब्तिदा 2012 से हुई है, मगर इसमें तेजी नरेंद्र मोदी के दौर में देखी जाती है, जब रॉ के जरिए दुनिया में टारगेट किलर्स को हायर किया जाता है और इसके बाद उन्हें पाकिस्तान में टारगेट दिया जाता है और इस तमाम की अदायगी हवाला के जरिए की जाती है। इसी तरह रवा साल अप्रैल में द गार्डियन ने अपनी रिपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग्स इन पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स क्लेम में लिखा कि कैसे इंडियन एजेंसी रॉ के स्लीपर सेल पाकिस्तान में आम शहरियों और इंटेलिजेंस एहलकारों को कत्ल करने के पीछे हैं और इस तमाम की निगरानी इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी करते हैं। द गार्डियन ने अपनी तवील रिपोर्ट में 2020 से अब तक कम से कम 20 ऐसी हलाकतों का जिक्र कर दिया है कि जिन्हें नामालूम लोगों ने कत्ल किया। रिपोर्ट में इंडियन रॉ की एक ऐसी कार्रवाई का भी जिक्र किया गया है कि जो रॉ ने परमजीत सिंह पंजवार को कत्ल करके की। बरतानवी जरीदा द गार्डियन इंडियन खुफिया एजेंसी रॉ को इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी के जेरे साया एक कातिल ग्रोह करार देते हुए मजीद लिखता है कि इंडियन खुफिया एजेंसी के कारिंदों ने दाइश के शिद्दत पसंदों को पाकिस्तान में कार्रवाइयों के लिए भी रकम फराहम की है। अमेरिका, कनाडा के अलावा इंडियन रॉ ऑस्ट्रेलिया में भी खुफिया कार्रवाइयां करती है। 2020 में ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक हाजिर सर्विस एहलकार को गिरफ्तार किया कि जिसके कब्जे से ऑस्ट्रेलिया के अहम दिफाई प्रोजेक्ट्स और एयरपोर्ट सिक्योरिटी के नक्शे भी बरामद हुए। नाज़रीन, जहां तक इंडियन एजेंसी रॉ की पाकिस्तान में कार्रवाइयों का ताल्लुक है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि कैसे रॉ अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्दों बिलखसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान की माली मदद और इंटेलिजेंस शेयरिंग करती है। मगर यहां हैरत अंगेज बात यह है कि 2021 में अफगान तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद अफगानिस्तान से दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है। हालांकि माजी में अफगान तालिबान को पाकिस्तान के करीब करार दिया जाता था, लेकिन अब अफगान तालिबान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात खराब होने की बजाय बहुत बेहतर हो रहे हैं। गुज़िश्ता साल नवंबर में मुंबई में अपना कायम मकाम काउंसिल मुकर्रर करने के बाद अब तक इंडिया और तालिबान के दरमियान 3 हाई लेवल एक्सचेंजेस और इंटरैक्शंस हो चुके हैं। रवा माह दुबई में इंडियन सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिश्री और अफगान कायम मकाम वजीर खारजा मौलवी अमीर खान की मुलाकात हुई और इससे कबल गुज़िश्ता साल नवंबर में इंडियन जॉइंट सेक्रेटरी जेपी सिंह और तालिबान के वजीर दिफा मुल्ला याकूब के दरमियान भी मुलाकात हो चुकी है, कि जो पहले ही ये कह चुके हैं कि अफगान फौजियों को तरबियत और ट्रेनिंग के लिए भारत भेजने पर कोई एतराज नहीं है। तालिबान और इंडिया के दरमियान बढ़ती कुर्बतों पर आज बीबीसी ने अपने तज्जिए व्हाई इंडिया इज रीचिंग आउट टू तालिबान नाउ में लिखा है कि इंडिया और तालिबान हुकूमत के दरमियान सफारती ताल्लुकात खित्ते में एक बड़े पॉलिसी शिफ्ट की निशानदही करते हैं, जबकि माइकल कुगलमैन दोनों के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी को तालिबान की बड़ी जीत करार देते हुए ये समझते हैं कि हालिया मुलाकातों से इंडिया ने तालिबान को डिफैक्टो लेजिटिमेसी देने की कोशिश की है। नाज़रीन, इंडिया और अफगान तालिबान की कुर्बत यकीनन पाकिस्तान के लिए परेशान कुन होगी, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही ये समझता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, कि जो अफगानिस्तान से बैठकर ऑपरेट कर रही है और इसे अफगान तालिबान की खामोश हमायत भी हासिल है। ऐसे में पाकिस्तान के अजली दुश्मन इंडिया का तालिबान से करीब होना यकीनन पाकिस्तान के लिए
अच्छा नहीं है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद अहम तरीन खबर के साथ पेश होंगे। बड़ी खबर के साथ आपको बताते चलें कि बेहतरीन खबर सुनने को आई है। 15 माह की तवील तरीन जेनोसाइड के बाद बिलाखिर अच्छी खबर। इजरायली वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने गजा जंग रोकने और इजरायली कैदियों की रिहाई की मंजूरी दे दी है। नाज़रीन, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुआहदे के तहत हमास पहले रोज 3 इजरायली कैदियों को रिहा करेगा और अगले हफ्ते मजीद 4 कैदियों की रिहाई होगी और मजमूई तौर पर 34 इजरायली कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। हमास के इकदाम के नतीजे में इजराइल भी कैदियों को रिहा करेगा कि जिनमें वो कैदी भी शामिल होंगे कि जिनके हवाले से हमास ने फहरिस्त फराहम करी हुई है और इस फहरिस्त में 1000 कैदियों के नाम शामिल हैं। इजराइल में कैद इन फलस्तीनियों में 190 ऐसे कैदी हैं कि जो 15 बरस से जायद अरसे से ज़ायनिस्ट की कैद में हैं। ताहम हमास ने मंजूरी को तहरीरी शक्ल में पेश नहीं किया, लेकिन अभी ताज़ा तरीन रिपोर्ट से आ रही हैं कि अब से थोड़ी देर बाद कतरी वजीर आजम इस ऑफिशियल सीज फायर की अनाउंसमेंट और ऐलान कर देंगे। बड़ी खबर है, पूरी दुनिया की नजरें इस खबर के ऊपर मरकूज हैं। वो जेनोसाइड और वो कत्लेआम जो पिछले 15 माह से जारी है, जिस हवाले से इजराइल डंके की चोट पे इंकारी रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी उसको इस हवाले से कन्विक्ट किया गया है। नेतन्याहू के खिलाफ कन्विक्शंस आई हैं, लेकिन इजराइली फौजें और वजीर आजम इजरायली हुकूमत पिछले 15 माह से जेनोसाइड और कत्लेआम में मुलव्विस रही है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दोनों फ्रीकैन ने मुआहदे पर इतफाक कर लिया है और मुआहदे का बाकायदा ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इससे पहले बैन अल-अक़वामी एजेंसियों ने भी फ़लस्तीनी ज़राए का हवाला दिया और रिपोर्ट किया कि हमास ने मुआहदे की ज़बानी तौर पर मंजूरी दे दी है। ताहम इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्हें हमास की जानिब से अब तक कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली वज़रा ने मुआहदे की तौसीक के लिए मुमकिना वोटिंग की तैयारी भी कर ली है, लेकिन काबीना का इजलास तलब नहीं किया गया। हमास के रहनुमाओं का इजलास भी हुआ कि जहां तमाम मसाइल पर बात की गई है और बड़ा तफसीली जायजा लिया गया है कि जिसमें गजा की पट्टी से इजरायली फौज की वापसी के मंसूबे की डिटेल्स और तफसीलात का भी मुतालबा किया गया है। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज दोहा मुज़ाकरात के बाद गजा जंग बंदी मुआहदे की तफसीलात सामने आई थी कि जिस पर दोनों फ्रीकैन ने इतफाक कर लिया था और यह मुआहदा 3 मरहलों पर मुश्तमिल रहा है। अहम तरीन पेशरफ्त है। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार सीनियर सहाफ़ी जाहिद हुसैन साहब। जाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बेहतरीन खबर है, पूरी दुनिया इसकी मुंतजिर थी। सर, ये कतरी हमास ऑफिशियल्स आर आल्सो कंफर्मिंग दिस सीज फायर डील, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अच्छी बात है कि जंगबंदी हो रही है और बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। 1.5 साल की जो वार जो रही है उसमें हजारों फलस्तीनी शहीद किए गए और मेरा ख्याल ये कि ये पहले भी लगता था कि ये हो जाएगा सीज फायर, लेकिन इजराइल की जो हरदर्मी की वजह से वो सीज फायर कभी हो नहीं सकी। इससे पहले भी कई दफा खबर आई थी कि करीब आ गए हैं जिसमें और काफी चीजों पे इत्तेफाक रहा है। मगर जाहिद साहब, इस दफा तो ये ठोस खबर आ रही है और कतरी पीएम भी अनाउंस करेंगे सीज फायर अगर हो जाती है तो आप नेतन्याहू की जो का इक़्तिदार है वो खत्म होते देख रहे हैं? देखिए, ये बात सही है कि इस वक्त जो हुकूमत है नेतन्याहू की वो एक राइट विंग की एक कोalition गवर्नमेंट है। हाँ। और उनकी हुकूमत का पूरा दारोमदार जो ये इंतहा पसंद एक जमात है जिनके मिनिस्टर हैं ज्यादातर, तो उन पे इन्हिसार करती है, लेकिन वहाँ पे अभी भी जो है रजामंदी नहीं नजर आती है। तो या तो अगर फर्ज कीजिए अगर नेतन्याहू इस पे कर लेते हैं तो लगता यही है कि उसकी हुकूमत नहीं रहेगी। लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये, जैसे आपने बताया कि कैबिनेट की मीटिंग नहीं की है और मेरा ख्याल ये कि पार्लियामेंट के जरिए वहाँ पे शायद उसकी मंजूरी देने की कोशिश की जाएगी। तो मेरा ख्याल ये अगर होता है तो फिर देखना ये होगा कि फिर नेतन्याहू साहब कितने दिन तक वजीर आजम रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब। कतकलामी माफ, वक्त की किल्लत है, लेकिन नाज़रीन 1990 ऑस्लो अकॉर्ड्स की तरह एक कॉन्फ्रेंस आज से स्टार्ट हो जाएगी टू फाइंड अ सोल्यूशन। नॉर्वे में 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए इनकाद हुआ था। अब इधर भी मिडल ईस्ट के अंदर भी यही काम किया जा रहा है। देयर आर वॉर क्राइम्स, देयर स्टार्क वॉर क्राइम्स, वॉर क्रिमिनल्स इन फ्रंट ऑफ अस। इट्स हाई टाइम कि इस हवाले से कोई एक्शन लिया जाए। बट आई बेग योर लीव ऑन अ गुड नोट। इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।